वेलकम बैक टू टॉप 10 क्वेश्चन। और बता रहा हूँ कि टॉप 10 ही क्वेश्चन है, मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ जब तक आपका कमेंट नहीं आए। कम से कम कुछ यानी समथिंग कमेंट आना चाहिए ना, तभी तो आप बताएंगे कि क्वेश्चन आगे और बढ़ाया जाए तो बढ़ाएंगे, नहीं तो अभी टॉप 10 सफिशिएंट है। जो कमज़ोर विद्यार्थी है, जो वीक विद्यार्थी है, उसके लिए टॉप 10 सफिशिएंट है। और ये पढ़ते हैं तो आपका अच्छा रिजल्ट बन जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, यानी कि ऑल एग्ज़ाम हो, अग्निवीर हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, है ना, एनीवेयर कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका रिजल्ट बनाएगा टॉप 10 क्वेश्चन। तो आप मेहनत कीजिए, है ना, मेहनत से पीछे नहीं हटिए। मेहनत से पीछे हटेंगे तो फिर आपका रिजल्ट नहीं बन पाएगा। और रेगुलर क्लास पढ़िए, रेगुलर पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट 100% है ना। और बता रहे हैं कि हम मैथ का भी क्वेश्चन ला रहे हैं साथ ही साथ, तो प्लस पॉइंट है ना, मैथ का भी क्वेश्चन ला रहे हैं, जो कि आप, है ना, जी के और जीएस के साथ साथ मैथ का भी क्वेश्चन तैयार होगा। और मैथ का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में जाइए तो ज़्यादा नहीं रहता है ना, 10% रहता है, 100 में 10 रहता है, 10 या 5 ऐसा ही रहता है उसका, अपना परसेंटेज होते हैं एग्जामिनेशन का। तो हम टाइम नहीं लेंगे, फिर चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग, है ना, अच्छा से मेहनत कीजिए, टाइम को गवाइए नहीं, टाइम गवाइएगा तो आप ही फंसिएगा, है ना। इसलिए रेगुलर क्लास रखना है और रेगुलर पढ़ाई करना है ना। और बता रहे कि सारे एग्जाम के लिए, ये नहीं कि एक बीपीएससी है तो बीपीएससी के लिए, मैं आइकन पर भी जो लिख रखा हूँ सारे में अप्लीकेबल है। उसके अलावा अदर जो अदर भी एग्ज़ाम होते हैं, है ना, उसके अलावा अदर एग्ज़ाम में भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आते रहते हैं इसमें, है ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आता है उस टाइप से हम लोग देखते हैं, प्रिपेयर करते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, तब हम लोग स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन को निकाल के तैयारी करवाने का, है ना। और, है ना, ये वीडियो है अपना दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और टॉप 10 सुपर संदूक सवाल अब देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस लिए मनाया जाता है? इसके पीछे रीजन है कि जैसे विश्व रेड क्रॉस है, वो कोई भी आपदा आ गया, जैसे डिफेंस में देखिए कि कहीं लड़ाई स्टार्ट हो गया, उसका बचाव का काम करना है, या प्राकृतिक नेचुरल आपदा आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गया, कहीं भूकंप आ गया, तो उसको बचाने के लिए एक संगठन बनाया गया जिसको रेड क्रॉस के नाम से जाना गया। और रेड क्रॉस हर यानी कि ईयर मनाया जाता है, वह 8 मई है। 8 मई को हम रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं, है ना। तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के नाम से जाना जाता है। फिर आगे देखिए कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा अनाज, अपना इंडिया है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या क्या चीज़ है, सर्वाधिक क्या क्या चीज़ मिलता है, क्या चीज़ को उत्पादन कर रहे हैं, और विश्व में कौन सा स्थान है। पढ़ाई का एक ऐसा भी तरीका है ना, आपको यह जानना पड़ेगा कि जो मेरा इंडिया है विश्व में कौन कौन सा स्थान में सबसे आगे है, सेकेंड, और मेरे इंडिया में क्या क्या चीज़ उगाया जाता है सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक क्या चीज़ का उत्पादन होता है, क्या चीज़ का कारखाना है, ये सब जानना जरूरी है। अगर ये जान लेते हैं तो आपका 25% क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, है ना। इसलिए ऊपर ऊपर भागना नहीं है, आप देखिए अपना इंडिया का, है ना, मैप देखिए, सबसे ज़्यादा मैप से पता चलता है कि मेरा इंडिया में कहाँ कहाँ कौन सा जगह है, और कौन कौन सा जगह पे क्या क्या सर्वाधिक ज़्यादा मिलता है, कारखाना कितना है, क्या चीज़ मिलता है, क्या चीज़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। तो बता रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा अनाज पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा मेरा भारत में चावल पाया जाता है ना। चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है, चावल की। नेक्स्ट है 3, भारत की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल किस प्रतापी राजा से? जो भारत का उत्पत्ति हुआ है किस राजा से है ना, किसके नाम पे पड़ा है,
ऐसे तो नहीं पढ़ा होगा ना, किसी के नाम पर एस्टेब्लिश होता है। कोई भी संस्था है किसी के नाम पे एस्टेब्लिश होता है। किस लिए एस्टेब्लिश होता है? क्योंकि वो वेरियस होता है ना, प्रमुख होता है वो, इसलिए एस्टेब्लिश करते हैं ना। या उसमें कोई ऐसा गुण रहता है जिसके कारण एस्टेब्लिश होती है। जैसे रोड बना दिया तो देखते हैं कि रोड पर लिख देता है ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इसके द्वारा बनाया गया। तो किसी ने किसी अच्छा काम किया उसी के नाम पे होगा ना। तो भरत चक्रवर्ती थे, उनके नाम पर। तो भरत चक्रवर्ती कौन थे? महाभारत के योद्धा ही थे, है ना। तो भरत चक्रवर्ती थे। तो शकुंतला है ना, महाभारत में शकुंतला का पुत्र भरत नाम था उनका, उसको भरत चक्रवर्ती के नाम से जानते हैं, है ना। तो वो शेर के साथ भी खेलते थे। शेर को है ना, जंगल में शेर को है ना दांत गिनते थे, कितना दांत है उसको। आप लोग जाइएगा सामने से भागिएगा, लेकिन वो शेर के साथ खेलते थे। तो शेर के साथ खेलते थे इतना, यानी कि उनमें रहा होगा क्षमता। उसके बाद है ना बचपन से उस शेर के साथ, लायन के साथ खेलना जुलना, इसका मतलब कुछ न कुछ विशेष उनके पास में रहा होगा। उन्हीं के नाम पे पड़ा था भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती के नाम पे, है ना। ये शकुंतला का पुत्र थे, भरत चक्रवर्ती दुष्यंत का बेटा। इनके पीछे बहुत रीजन कहानी है, कहानी पढ़िएगा, देखिएगा यूट्यूब में कि भरत का नाम कैसे पड़ा, भारत का। फिर आगे चलिए, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? कहाँ होगा? आप थोड़ा दिमाग लगाइए, माइंड लगाइए कि सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होगा। हम सौर ऊर्जा लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा, जैसे सौर ऊर्जा कब जलती है? जब गर्मी के मौसम में लाइट रहता है तो जलती है, ठंडी के मौसम में फिर स्लो हो जाती है। तो आपको कहाँ गर्मी ज़्यादा रहेगा, वो है ना सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। कहाँ होगा? समझ गए होंगे, राजस्थान, है ना। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, क्योंकि वहाँ सूर्य जो है, सूर्य का ताप सबसे ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन भी ज़्यादा होता है। राजस्थान हो गया। नेक्स्ट चलिए, भारत पाक बगलिहार परियोजना किस नदी पे है? एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। VVIP भी होता है, कल मैं VVIP ही लिख रहा हूँ, आज VVI लिखा है ना। भारत पाक बगलिहार परियोजना है, वो है कहाँ? चिनाब नदी पे। चिनाब नदी पे है भारत पाक बगलिहार परियोजना, भारत पाक बगलिहार परियोजना है, चिनाब नदी पे, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट चलिए, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? भारत के उत्तरी भाग में जाइए तो आपको वहां पे जाइएगा ना, तो सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी मिलती है, यानी कि उसका विस्तार सबसे ज्यादा धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी देखिएगा, जलोढ़ मिट्टी है ना, सबसे ज्यादा विस्तार हो रहा है इसका भारत में। देखिए, भारत में तंबाकू का सबसे उत्पादन, भारत में जो तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन किस स्टेट राज्य में हो रहा है? बताइए, कमेंट्स कीजिए। बिहार, असम, मध्य प्रदेश, यूपी, आंध्र प्रदेश, किस में हो रहा है? बता पाएंगे? वो बोले कि जो भारत में सबसे ज़्यादा हो रहा है ना, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, तो 25% क्वेश्चन आपका रिकवर हो जाएगा। तो भारत में तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश करती है ना, आंध्र प्रदेश राज्य है सबसे ज़्यादा। आंध्र प्रदेश
सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है तंबाकू का आंध्र प्रदेश। फिर है, देखिए, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, बताइए। भारत में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है ना, जैसे कोई भी अगर एल्फिटेशन हो तो वहाँ पे है ना राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जिसे अभी देखिए असम में लगने वाला था लेकिन नहीं लगा, तो बहुत जो एक कंडीशन खराब होता है ना तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो भारत में पहली बार कब लागू हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। VVI है ना, सारे टॉप 10 है, सारे VVI है, ऐसा नहीं है कि हम जिसमें लगा रहे वही है, सारे क्वेश्चन है। अंडरस्टूड है ना। तो भारत में पहली बार लगा था 20 जुलाई को, 20 जुलाई 1991 में, 20 जुलाई 1951 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, बाहर नहीं निकल सकते घर के, घर में पड़े रहिए। कोरोना से भी ज़्यादा डर होता है इसमें, है ना। जितना कोरोना से डर नहीं होता है उतना राष्ट्रपति शासन से डर रहता है लोगों को। देखिए, अब नेक्स्ट है कि एक ही कब्र में 3 मानव का कंकाल मिला है, कहाँ मिला है। एक ही, जैसे एक कब्र था उसमें 3 मानव का कंकाल मिला, एक कब्र में 3 मानव का कंकाल कहाँ पे मिला है। आपका ये भी क्वेश्चन यानी कि आता है, तभी इसमें मैं मेंशन किया हूँ। ये भी इम्पोर्टेंस है कि एक ही कब्र में कब, जैसे देखिए पहले क्या होता, लड़ाई होता था, ये सब जब होती थी तो उस समय थोड़े मानव का देखता कितना कंकाल कहाँ पे है, लेकिन इसको दफनाया गया था तो एक ही ने 3 को दफना दिया। तो एक साथ दफनाया तभी तो 3 था ना, एक साथ मिला था दमदम में। दमदम कहाँ है, दमदम पश्चिम बंगाल में है। दमदम में मिला था एक ही कब्र में 3 मिला था। फिर भारत में किस शैल अक्षय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। जो भारत में है किस शैल आश्रय से, यानी कि किस शैली से सबसे ज्यादा चित्र प्राप्त हुआ है, यानी कि लास्ट ईयर क्वेश्चन। तो देखिए ये है भीमबेटका। भीमबेटका शैली है, उससे सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है। टॉप 10 था, टॉप 10 कितना, 10 मिनट का ही, 10 मिनट बताओ का शुरू हो गया है ना। और बता रहे कि ऑल एग्जाम मतलब ऑल एग्जाम के लिए, ये नहीं है कि हम SSC MTS के लिए ही चले हैं। ऑल एग्जाम, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, BPSC हो गया, UP पुलिस हो गया, आपका जितने पुलिस का एग्जाम जिस स्टेट में होता है सभी के लिए अप्लीकेबल है ना। इसलिए ये क्लास है, इसलिए बोलते हैं कि दोस्तों में शेयर कीजिए, जो कि अदर स्टेट वाले ही तो फ्रेंड होते हैं ना, वो भी पढ़ लें कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो हम अब चलेंगे मैथ की तरफ, है ना। कहते एज फैक्टर, अभी एज फैक्टर का मेरा मैथ चल रहा है, उसमें 2 या 3 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, लेकिन फिलहाल 2 ही क्वेश्चन लेके चलता हूँ और उसमें भी समझाना पड़ता है। इसमें अगर 10 क्वेश्चन है 10 मिनट का है तो उसमें 2 क्वेश्चन 10 मिनट में लग जाते हैं, लेकिन उसको हम समझाते हैं कि कम टाइम में आप उसको सॉल्यूशन कर लें ना। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। मेरे समझाने में तो टाइम लग रहा है, लेकिन आपको समझने में टाइम नहीं लगना चाहिए एग्जामिनेशन में, है ना। तो हम चलेंगे आप मैथ की तरफ। देखिए स्टूडेंट, मैथ का क्वेश्चन है एज फैक्टर का। बताए थे कि जो एज फैक्टर का हम मैथ 2 क्वेश्चन ला रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन हम ही पढ़ाएंगे मैथ का। और देखिए ध्यान से, एकदम ट्रिकल पर आधारित है, सीखा नहीं बनेगा। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है, यानी कि पुत्र की आयु 1 साल है तो पिता की 7 साल, है ना। तो लिखिए पिता कितना हो गया, पिता पुत्र, पिता के 7 है तो पुत्र का 1 है, यही ना, यही तो कह रहा है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 वर्ष है, कल बताए थे,
बाद में क्या हो रहा है वो पहले। आपका अभी 20 साल है तो 4 वर्ष बाद कितना होगा, 24 होगा ना। 4 वर्ष पहले कितना होगा, 16, यही होगा ना। तो वही बता रहा है ना। तो क्या होगा, वर्तमान आयु लिखिए। वर्तमान आयु क्या होगा, 56, यही ना, माइनस 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु घटेगा, है ना। 4 इंटू 2 कितना होगा, 56 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 48। यही हो रहा है ना भाई। 4 दूनी 8 घटेगा तो बाप और बेटा दोनों का घटेगा ना। 4 वर्ष पहले, आज मैं 50 साल का हूँ तो 4 साल बाद कितना का हो जाऊंगा, 54 साल का ना। तो वर्तमान में कितना रहूंगा, 50 ही रहूंगा ना। वही बता रहा है। बस हो गया ना। फिर पुत्र का वर्तमान आयु, पुत्र का वर्तमान आयु कितना होगा, 48 बाय क्या होगा, 48 बाय 8 इंटू 1। पुत्र का आयु है ना, 1 का अनुपात में है ना, 7 1 8, तो 8 6 48। पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। ये वो नहीं समझे। और पुत्र का 7 गुना है आयु, 7 गुनी है। पिता की आयु की 7 गुना है ना। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो 7 अनुपात 1 अनुपात में है। फिर वर्तमान आयु में बता दिए कि दोनों का आयु घटेगा। जब 4 वर्ष बाद है तो दोनों का आयु घटेगा। तो हमको क्या निकालना है, पुत्र का वर्तमान आयु। तो पुत्र क्या वर्तमान आयु होगा, टोटल आयु में से आपका 8/1 किसका है, पुत्र की आयु है ना। तो 6 वर्ष हो गए। नेक्स्ट चलिए, x y से 6 वर्ष बड़ा है परंतु y की आधी, क्या बोल रहा है, y की आधी x की 1/3 आयु के बराबर है तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगा। देख लीजिए क्या बोल रहा है, y का आधा, यही हुआ ना। y की आधी तो यही हुआ, y का 1/2 बराबर x की 1/3, तो x का 1/3 है। तो क्या हो जाएगा, कर दीजिए ना, 1/2 = x इंटू 1/3। तो y/2 = x/3 ये हो रहा है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 3/2 = x/y। यही होगा ना। हम कुछ किए हैं क्वेश्चन में, कुछ नहीं किया। y की आधी हो गया, x का 1/3 हो गया। अब देखिए आगे है ना। और 16 वर्ष बड़ा है, यानी कि x y 16 वर्ष बड़ा है। x y से 16 वर्ष बड़ा है ना। एज का कितना हो जाएगा, तो x बराबर 16y। थोड़ा आगे लिख देते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे गाइस तभी तो होगा ना। क्या हो जाएगा, 3/2 xy इसका बराबर ए है और इसके बराबर ए है। दोनों में अंतर कितना का है, अनुपात में कितना का अंतर है। तो अनुपात का मतलब अनुपात से करेंगे जो पहले बता रखे हैं। तो क्या हो जाएगा
एक्स बराबर है ना, एक्स से वाई 16 वर्ष बड़ा है। 16 वर्ष कितना है? बड़ा है। किससे? किसका अनुपात? 1 से 1 बड़ा इंटू कितना 3 कितना हो जाएगा? 16 48 ये होगा ना। अब y का वैल्यू, y बराबर कितना है? 16, दोनों में अंतर कितना है? 1 का इंटू 2, तो y बराबर 32। यही बोल रहा है ना। x y से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु y की आधी x की 1/3। तो हम जो क्वेश्चन में बोला है उसको मैं राइट कर दिया। तो 3/2 x का वैल्यू कितना है? देखिए x बराबर है 3 और y बराबर है 2, तो वही तो मैं फिल किया हूँ। x y से 16 वर्ष बड़ा है, तो x है y से कितना वर्ष बड़ा है? 16 वर्ष बड़ा है। तो 16 बाई अनुपात का अंतर कितना? अनुपात का अंतर अनुपात से इंटू कितना वर्ष बड़ा है? 3 वर्ष है ना, तो 16 48 वर्ष हो गया। फिर y कितना है? 2 वर्ष बड़ा है ना, तो 2 16 दूना 32 ये हो गया। तो बस ऐसा ही रहेगा, आपके एग्जाम में भी ऐसा ही बनाना है ना, समझना है बात। अभी नहीं, एक बार 2 बार इस क्वेश्चन को बनाइए, समझिए, उसके बाद एग्जाम में बैठ के दीजिए, समझ में आ जाएगा। ये मैथ का जो प्रैक्टिस होता है ना, आप चाहिएगा कि एक बार देख लिए और मैथ बना देंगे तो फिर पॉसिबल नहीं है। एक बार 2 बार उसको अगर बनाइएगा ना, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा और उस पर आपका क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा और आप स्वयं बना लेंगे, है ना। इसलिए मैथ को साथ साथ लेके चलिए, अच्छा से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, है ना, और रिजल्ट जल्दी ही लेके आइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास।